कहानी का 11वां भाग है। तो आप यहाँ हैं। यह स्पष्ट था कि महादेव प्रताप सिंह भीम सिंह का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो तुरंत ही भीम सिंह का अभिवादन करने के लिए बाहर आ गए थे। भीम सिंह ने उन्हें उनकी झुकने वाली अभिवादन मुद्रा से उठाया और गले से लगा लिया। महादेव प्रताप सिंह ने कहा, आठवें भाई, आप यहाँ आ ही गए। महादेव प्रताप सिंह भीम सिंह से पहले वहां पहुंचे थे। वो जानते थे कि वो शिरीन के साथ बातें करने में व्यस्त थे और इसीलिए वो उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहते थे। जाहिर है, महादेव प्रताप सिंह और भीम सिंह के बीच का संबंध अन्य लोगों की तुलना में बेहद करीब था और इसीलिए वो बातचीत के चक्कर में रमाकांत राव और दोनों बहनों को अनदेखा सा कर बैठे थे। वजीर श्याम सिंह की बड़ी बेटी शशिकला भी रमाकांत राव और उनकी बहनों के साथ थी। वो सभी अपना सर झुकाकर घुटने टेक कर बैठे हुए थे। निचले ओहदे के अधिकारियों और जनता जैसे निचले क्रम वाले समाज के सदस्य के रूप में वो अनुमति के बिना ताज के राजकुमार को देखने के लिए अपना सर भी नहीं उठा सकती थी। हालांकि अब उनके घुटने उस स्थिति में होने के कारण दर्द कर रहे थे, इसीलिए वो महादेव प्रताप सिंह के प्रति आक्रोश महसूस कर रही थी। क्योंकि पार्वती अभी भी युवा और कम दिमाग की थी, इसीलिए वो अपनी उपस्थिति याद दिलाने के लिए एक बार खांस पड़ी। महादेव प्रताप सिंह को याद आया कि वो चारों भी वहीं मौजूद हैं और उन्होंने तुरंत ही शशिकला की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आप श्याम सिंह के परिवार से हैं? उन्होंने रमाकांत राव की ओर अपनी नजरें घुमाई और पूछा, और तुम मुझसे झूठ बोलना चाहते थे? रमाकांत राव एक ही समय पर क्रोध और घबराहट महसूस कर रहा था। वो इस तथ्य से इनकार करता रहा कि उसने महादेव प्रताप सिंह से झूठ बोला था, क्योंकि वो भीम सिंह की तुलना में शब्दों के साथ खेलने में उतना समझदार नहीं था। इसीलिए उसका दिमाग खाली हो गया था और वो उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा था। शशिकला चालाक थी और इसीलिए उसने जल्दी से एक नरम आवाज में जवाब दिया, महाराज, कृपया हमें क्षमा करें। मैं अकेले बाहर घूम रही थी तो महामहिम और ये दोनों राजकुमारियां मुझे मिल गई। उन्हें डर था कि हम खो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे समझाया और रात में अकेले से बाहर घूमना मेरे लिए खतरनाक है कहकर, क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे अपने साथ शामिल होने का न्योता दे दिया। कुछ समय तक घूमने के बाद हम इस नीलामी घर के सामने आ पहुंचे। मैं चाहती थी कि हम भी उसके अंदर एक नजर मार लें, भले ही राजकुमार इसके खिलाफ थे। मेरा मन रखने के लिए राजकुमार ने सब कुछ किया। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है। रमाकांत राव को समझ आ गया था कि शशिकला क्या खेल खेल रही है। उसने भी जल्दी से कई बार सर अपना हामी में भरते हुए हिलाया और कहा, हाँ, यही हुआ था। शशिकला द्वारा दी गई व्याख्या आश्चर्यजनक रूप से सच लग रही थी। यदि केवल रमाकांत राव ने ये बात अच्छे से समझाई होती तो लोगों को उनकी कहानी पर और ज्यादा विश्वास हो सकता था। तथापि भीम सिंह ने अपने पंखे को अपनी हथेली पर फंसा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो ये बात है। ये तो मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन आप इतना घबराए हुए क्यों थे? क्या आपने कुछ गलत किया है भाई? रमाकांत राव अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसका मन महामहिम के चेहरे पर लात मारने का कर रहा था। उसने खुद को शांत किया और उन्हें बताया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब वो महामहिम से मिला तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ और उत्साहित था, जिस कारण उन्होंने इस प्रश्न का सही अर्थ समझे बिना ही उत्तर दे दिया। बहरहाल उनके तर्क उन्हें आश्वस्त नहीं कर पाए। महादेव प्रताप सिंह ने रमाकांत राव द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण का विश्वास नहीं किया। हालांकि उन्होंने शक को अपने मन में ही रखा। जब महादेव प्रताप सिंह अपने कमरे में लौटने वाले थे तो उन्होंने रमाकांत राव पर उदासीन दृष्टि डाली और कहा, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मान लेते हैं। आठवें भाई, आप मेरे साथ आइए। भले ही रमाकांत राव शर्मिंदा था, मगर उसे राहत मिली थी कि उसे ताज के राजकुमार से झूठ बोलने का दोषी नहीं ठहराया गया था। अब वो दोनों बहनें और शशिकला के साथ नीलामी घर से निकलने के लिए तैयार था। पहली मंजिल, जहां से काफी शोर आ रहा था, अचानक बहुत शांत हो गया था। शिरीन ने पर्दा हटाकर नीचे की ओर झांका। उसने देखा कि नीली शर्ट में लड़कों का एक समूह नीलामी घर में घुस चुका था। लड़के लगभग 11 से 12 साल के थे और उनमें से हर एक के बाल काले थे, जिसे बांस की एक बाल पट्टी से बांध दिया गया था। अविश्वसनीय रूप से वो सभी समान ऊंचाई के थे और बहुत अच्छे भी दिख रहे थे, और उन सभी की गतिविधियों में एक नजाकत थी। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनकी नीली शर्ट थोड़ी फूल गई, मानो वो एक लहर पर सवार हो।
ये देखने में एक शानदार और मनभावन दृश्य था। इसी बीच वातावरण दवा की सुगंध से भरा हुआ लग रहा था, जो कि ताजा थी। संत जयराम जी आ गए हैं। मौर्य कबीले के संत यहाँ हैं? किसी ने उत्साहित होकर कहा और नीचे की ओर देखा। शिरीन ने उस शरीर की पुरानी मालकिन की यादों से संत जयराम जी के बारे में पता किया तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। संत जयराम जी उन 3 कुलों में से एक कुल के अधिपति थे जो पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों को मुख्य रूप से चिकित्सा और चिकित्सा संबंधी कौशल का अभ्यास करने के लिए तैयार किया गया था। इसीलिए वो शायद युद्ध कला के पारंगत सदस्य नहीं थे। हालांकि उनके कुल का चिकित्सा कौशल सबसे अच्छा था और जिन गोलियों का उन्होंने उत्पादन किया था वो काफी दुर्लभ थी और प्रत्येक युद्ध कला का व्यवसाय करने वाला उनकी उन गोलियों के लिए तरसता था। मौर्य कबीले के अधिपति के पास चिकित्सा अमर का खिताब था, क्योंकि वो किसी भी गंभीर बीमारी को बिना ज्यादा मेहनत किए ठीक कर सकते थे। ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वो कुछ चमत्कार भी कर सकते हैं, जैसे कि रोगी की छाती को काटना ताकि वो अपने दिल को बदल सकें और जिंदा रह सकें, या फिर मानव खोपड़ी खोलने के लिए नुकीले औजारों का उपयोग कर सकें, वो भी जब रोगी होश में हो। संत जयराम जी उनकी सबसे छोटी और एकमात्र महिला शिष्या को अपने साथ लाए थे। वो बहुत समझदार और गुणवान भी थी, इसीलिए वो गुरु की पसंदीदा शिष्या थी। उसके चिकित्सा कौशल संत जयराम जी जितने अच्छे तो नहीं थे, मगर वो अपनी विशेषता को अच्छी तरह से पहचानती थी और उसने अपने अभ्यास जीवन के दौरान एक शिष्य के रूप में कई अनोखी बीमारियों को ठीक किया था। इसीलिए सभी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो बहुत सुंदर थी और इसीलिए उसे गुलाब की कली के रूप में भी जाना जाता था। शिरीन ने अपनी उंगलियां मेज पर मारकर आवाज की और साथ ही उसने नीलामी घर में प्रवेश के द्वार पर अपनी टकटकी लगा रखी थी। वो जानना चाहती थी कि महान संत दिखते कैसे हैं। वो उन्हें देखने के लिए काफी उत्सुक थी। संत जयराम जी वास्तव में एक देवता की तरह थे और शब्द उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते थे। उन्होंने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो काफी हल्की लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो पोशाक उनकी त्वचा पर तैर रही हो। उनकी चाल और ढाल दोनों में काफी विनम्रता थी। जब उसने अंत में स्पष्ट रूप से संत जी का चेहरा देखा था तो वो चौंक गई थी। संत जी का 70% चेहरा अकल्पनीय रूप से उसके पिछले जीवन वाले चेहरे जैसा था। संत जी के बाजू में एक 20 वर्षीय युवक खड़ा था। वो गुस्से वाला लग रहा था। वो लंबा और मजबूत कदकाठी का था, जबकि उसका चेहरा काफी नुरानी और शानदार रूप से सुंदर लग रहा था। वो एक बैंगनी पोशाक में था जिस पर एक अजगर कढ़ाई करके बनाया गया था और वो संत जी के पास ऐसे खड़ा था जैसे वो उनका अंगरक्षक हो। शिरीन उस युवक की पोशाक को घूरे जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो युवक भी एक राजकुमार है। उसने अपने सवालों के जवाब के लिए ज्यादा समय तक इंतजार नहीं किया, क्योंकि रमाकांत राव उन्हें देखकर जोर से चिल्लाए, चौथे भाई, और उसकी ओर भागने लगे। शिरीन को आखिर उस सुंदर आदमी की पहचान पता लग चुकी थी। वह सिंह परिवार के चौथे राजकुमार थे, भूदेव सिंह। भीमपुर राज्य के राजा के पास कई राजकुमार थे, लेकिन भूदेव सिंह के पास मुकुट राजकुमार के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उच्चतम मौका था। उनकी मां वर्तमान में धौलपुर राज्य के शाही खानदान से थी। राजा को यह परिवार अपनी बराबरी का लगा, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अत्यंत प्रतिष्ठित थी। उनके दादाजी एक अत्यंत गुणवान सेनापति थे जो धौलपुर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व करते थे। हालांकि वो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन उनके परिवार में जो शक्ति और प्रतिष्ठा थी वो अभी भी मजबूत थी और उनके अधीन कई वफादार आदमी थे जो सेना में महत्वपूर्ण पदों पर थे। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि धौलपुर राज्य की आधी सशस्त्र सेना उनके परिवार के हाथों में थी। इसके अलावा राजा विशेष रूप से उनके परिवार को महत्व देते थे, जैसे कि वो उनके हथियारों में से एक हो। आधे से अधिक मंत्री और सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारी उनके परिवार के अधीन थे। इन्हीं बड़े और खास संबंधों के कारण चौथे राजकुमार भूदेव सिंह के पास ताज राजकुमार के पद को संभालने की पर्याप्त शक्ति थी। इसके अलावा भूदेव सिंह का व्यक्तित्व बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित था। वो वर्तमान ताज राजकुमार महादेव प्रताप सिंह से 1 वर्ष छोटा था और अपनी आत्मशक्ति में हेर फेर करने में काफी प्रतिभाशाली था। वो युद्ध के मैदान में भी अपने दादा का साथ काफी बार दे चुके थे।
जिस कारणवश उनके नेतृत्व कौशल को काफी अच्छा बताया गया था। वो युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के साथ साथ युद्ध की योजना बनाने में भी एक विशेषज्ञ थे। ये कहा जाता है कि भीमपुर राज्य के नेता और अधिकारी हमेशा उनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि शिरीन के पिता वजीर श्याम सिंह ने भी चौथे राजकुमार को अपना साथ दे रखा था और उनकी असाधारण तरीके से देखभाल किया करते थे। दूसरी ओर महादेव प्रताप सिंह उस रानी के बेटे थे जो पहले ही गुजर चुकी थी। रानी के पास एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी और इसीलिए यदि उनके पास कम उम्र में उच्च कोटि का ज्ञान या फिर अपनी भावना शक्ति में हेरफेर करने की असाधारण क्षमता नहीं होती तो मुकुट राजकुमार के रूप में उनकी स्थिति चौथे राजकुमार द्वारा ले ली जाती। बहरहाल मुकुट राजकुमार के रूप में महादेव प्रताप सिंह की स्थिति बहुत स्थिर नहीं थी। सरकारी अधिकारियों का उन पर कोई भरोसा नहीं था और उन्हें उनसे ज्यादा समर्थन नहीं मिलता था। इसके अलावा अन्य राजकुमारों में से अधिकांश ने चौथे राजकुमार को अपना समर्थन पहले ही दे रखा था, तभी वो महादेव प्रताप सिंह से अपनी दूरी बनाए रखते थे। यहाँ तक कि रमाकांत राव जो शुरू में चौथे राजकुमार के पक्ष में नहीं थे, वास्तव में महादेव प्रताप सिंह का सम्मान नहीं करते थे और ऐसा करने का एकमात्र कारण था क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि रमाकांत राव ने अंततः चौथे राजकुमार का पक्ष लिया जब उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा एहसान किया था, क्योंकि महादेव प्रताप सिंह ने अभी अभी उनका अपमान किया था। रमाकांत राव भूदेव सिंह को देखकर काफी उत्साहित हो गए थे और जल्दी ही उन्हें और संत जी दोनों को ऊपर ले जाने लगे। भूदेव सिंह को जल्दी ही रमाकांत राव से पता चला कि मुकुट राजकुमार भी वहां थे, इसीलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे महाराज, क्या आप भी यहाँ हैं? मैं यहाँ आपको नमस्कार करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि वो महादेव प्रताप सिंह के कमरे में पहुंचे, उनकी हंसी अचानक से रुक गई और उन्होंने एक क्षण बाद सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ तुरंत वापसी की। रमाकांत राव आश्चर्यचकित था और उसने पूछा, चौथे भाई, क्या हुआ? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर सके, भूदेव सिंह ने उसे चुप कराने के लिए अपने हाथ लहराए। संत जी थोड़ा भड़क गए और पूछा, महाराज, क्या हुआ? आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 12वां भाग है, दुर्लभ वस्तुएं। भूदेव सिंह ने विनम्रता से संत जी की ओर देखा और कोमल आवाज के साथ कहा, नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है, चलिए हम पहले कमरे में रुकते हैं, आइए। उन्होंने विषय बदल दिया और संत जी को दूसरी मंजिल के दूसरे कमरे में ले गए। रमाकांत राव, दोनों बहनें और शशिकला सोचने लगे कि क्या कमरे में अन्य अधिकारी भी थे? अभिमानी भूदेव सिंह को इतना किसने डरा दिया था? वो जरूर ही कोई महान व्यक्ति होगा। जब वो इस मामले को टटोल रहा था तो शशिकला ने उसे चाय देते हुए प्यार से सहलाया। थोड़ी देर बाद भीम सिंह विदाई लेकर अपने कमरे में वापस आ गए। उन्होंने कहा, उन्हें एक आपातकालीन स्थिति संभालने के लिए जाना पड़ रहा था। जाने से पहले उसने शिरीन को 1 लाख सोने की मोहरें सौंपी ताकि वो नीलामी की कोई भी वस्तु खरीद सके और खाली हाथ वापस ना जा सके। इसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया। इससे पहले कि शिरीन उसके प्रस्ताव का स्वीकार करे, वो वहां से बिना कुछ सुने ही निकल गया। शिरीन ने अपने पतले होठों को काटा और मोहरें स्वीकार कर ली। आखिर उसे पैसों की जरूरत थी। इसके अलावा उसने सुना था कि ताकत देने वाली संजीवनी बूटी भी नीलामी में बेचने के लिए लाई गई थी। वो उस बूटी को खरीदने के लिए तैयार थी, भले ही इसमें 1 लाख मोहरें ही क्यों ना लग जाएं। ये बूटी इतनी महंगी इसीलिए थी क्योंकि ये काफी दुर्लभ थी। उसने खुद को बताया कि वो थोड़े समय में भीम सिंह के पैसे वापस कर देगी। उसे लगा कि उसकी क्षमताओं के आधार पर ऐसा करना उतना मुश्किल नहीं होगा। दाग, नीचे की ओर से एक जोर से हथौड़ा पीटने की स्पष्ट और तीखी आवाज सुनाई दी, जिसने संकेत दिया कि नीलामी शुरू हो गई है। नीलामी की प्रक्रिया आधुनिक दुनिया के लोगों की तरह ही थी, जिसमें नीलामी सबसे सस्ती वस्तु के साथ शुरू हुई। ये नीलामी घर भीमपुर राज्य में सबसे बड़ा और शानदार था और जिन मेहमानों को ये दिखाया जा रहा था वो या तो अमीर लोग थे या उच्च पदों पर विराजमान अधिकारी। इसीलिए नीलामी वस्तुओं में ऐसी वस्तुएं शामिल थी जो बाजार में दुर्लभ और मिलने में मुश्किल थी। नीलामी बोली की सबसे कम शुरुआती मूल्य 10,000 मोहरों पर की गई थी। जब शिरीन ने अपनी आस्तीन में पड़ी सोने की मोहरों को छुआ तो उसे लगा कि वो एक गरीब व्यक्ति है।
उसके बाद उसने भीम सिंह द्वारा दी गई मोहरों को महसूस किया और उम्मीद रखी कि उसे संजीवनी बूटी बाजार से कम मूल्य में मिल जाएगी और उसके पास जितने पैसे हैं उससे अधिक उसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जब वो नीलामी लगभग 1/3 हिस्से तक पहुंच गई थी, तब तक शिरीन ने संजीवनी बूटी खरीदने की उम्मीद खो दी थी। संत जी व्यवहारिक रूप से उन सभी जड़ी बूटियों को खरीद रहे थे जिन्हें नीलाम किया जा रहा था। चौथे राजकुमार भूदेव सिंह वास्तव में एक बदमाश की तरह बोली लगा रहे थे। चाहे बोली लगाने के दौरान जड़ी बूटियों की कीमत कितनी भी बढ़ जाए, वो हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों को 20,000 मोहरों के अंतर के हिसाब से हरा दे रहे थे। शिरीन ने खुद देखा, भूदेव सिंह ने 60,000 मोहरें एक विशेष जड़ी बूटी के लिए खर्च कर दी जो कि 30,000 से अधिक लागत की नहीं होनी चाहिए थी। वो इतना अमीर था कि शिरीन उसे लूटने की योजना बनाने लगी। वास्तव में उसके पास अब कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि भूदेव सिंह ने जड़ी बूटियों की नीलामी के दौरान अन्य बोली लगाने वालों में अधिकांश को हरा दिया था। इसीलिए जब भी जड़ी बूटियों की नीलामी की जा रही थी, तब बाकियों ने बोली लगाना ही बंद कर दिया। आखिरकार कोई भी जानबूझकर चौथे राजकुमार को अपमानित नहीं करना चाहता था। हालांकि लोगों की बड़ी भीड़ के बीच अभी भी कुछ अजीब बोली लगाने वाले लोग थे। उनमें से एक सीट छोड़कर नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। अपनी पोशाक से वो एक जानकार बच्चे की तरह लग रहा था। उसके लाल होंठ, सफेद दांत और खूबसूरत आंखें थी। वो गोरा भी था और सुंदर भी, और उसका चेहरा सुडौल भी था। पहली मंजिल पर बैठे इस व्यक्ति को देखकर कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हालांकि उन्हें एक असामान्य आदत थी। जब भी भूदेव सिंह बोली लगा रहे थे तो ये उनके बाद हर बार बोली लगा रहा था। वो हमेशा अपनी गोरी और लंबी उंगलियों में से एक को उठाता और नीलामीकर्ता के सामने उसे लहराता, क्योंकि वो एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। नीलामीकर्ता हर बार सोचता था कि वो व्यक्ति भूदेव सिंह की तुलना में कम से कम 10,000 मोहरें ज्यादा लगाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो हर बार धीरे से कहता, मैं सोने की 1 मोहर ज्यादा दूंगा। इन कुछ शब्दों में कमरे में सभी को हंसी के साथ दहाड़ने का एक कारण मिल रहा था। अब ये कुछ समय से हो रहा था। वो बच्चा भूदेव सिंह की बोली के ऊपर सोने की 1 मोहर लगा रहा था। ये चीज वहां मौजूद बाकी लोगों का भी गुस्सा भड़का रही थी। भूदेव सिंह को भी उस बच्चे से नफरत हो चुकी थी, क्योंकि वो उनकी हर बोली में बाधा डाल रहा था। इसी कारणवश भूदेव सिंह को हर जड़ी बूटी आवश्यक से अधिक कीमत पर खरीदनी पड़ी। एक वक्त ऐसा भी आया जब भूदेव सिंह को एक जड़ी बूटी खरीदने के लिए 1 लाख से अधिक सोने की मोहरें देनी पड़ी, वो भी ऐसी जड़ी बूटी के लिए जो आमतौर पर 40,000 सोने की मोहरों से खरीदी जा सकती थी। इसीलिए बच्चे ने जो किया उससे वो भीड़ का इकलौता शिकार बन गया था। जब शिरीन ने देखा कि जड़ी बूटियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब उसने संजीवनी जड़ी बूटी को खरीदने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। वो बस एक खिड़की के पास खड़ी हो गई और उस बच्चे की पहचान पता करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगी। वो एक शर्मीला व्यक्ति लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ा शर्मा रहा था जब दूसरे उसे घूरे जा रहे थे। शर्मा भी बिल्कुल एक महिला की तरह ही रहा था। वो एक कली सा नाजुक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था। शिरीन को नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन था, लेकिन वो दूसरों के भाव के आधार पर जान गई थी कि उसको वहां कोई नहीं जानता था। ये पहली बार था जब भूदेव सिंह इस तरह के एक असंवेदनशील व्यक्ति से मिले थे। हालांकि यहाँ के नीलामी नियमों में एक बोली लगाने वाले को सामाजिक स्थिति के साथ दूसरों को दबाने की अनुमति नहीं थी, और इसीलिए वो केवल कीमत बढ़ा सकते थे। बाद में उसने बच्चे की चाल को अपनाना शुरू कर दिया, जैसे कि बोली को 10,000 सोने की मोहरों के साथ बढ़ाने की बजाय केवल 1 मोहर वो जोड़ रहे थे। उनके आश्चर्य के लिए बच्चे ने अविश्वसनीय रूप से सोने की 10,000 मोहरें जोड़ दी। दूसरों को यह आभास हो चुका था कि चौथे राजकुमार को यह बच्चा काफी चुभ रहा है। ये स्पष्ट रूप से बच्चे और चौथे राजकुमार के बीच एक मुकाबला था। ये बच्चा वास्तव में कौन था? चौथे राजकुमार के खिलाफ जाने के लिए वो इतना साहसी कैसे हो सकता है? ये सवाल कई अन्य बोलीदाताओं के दिमाग से भी निकला। शिरीन उस दृश्य का आनंद ले रही थी जो उसके सामने हो रहा था। सीधे चौथे राजकुमार को चुनौती देने की हिम्मत करने वाला कोई भी औसत व्यक्ति नहीं हो सकता। इस प्रकार केवल 3 संभावनाएं थी। ये बच्चा मुकुट राजकुमार के साथ संबंध था और इसीलिए वो जानबूझकर ही कर रहा था। ये बच्चा एक भोला और संपन्न रूप से पागल बच्चा था जो काफी मूर्ख था। ये बच्चा एक काफी महान व्यक्ति था जो किसी से भी डरता नहीं था। क्योंकि बच्चा बचकाना और पागल दिखता था तो उसके महानुभाव बनने की संभावना इतनी कम थी कि शिरीन ने तुरंत उस संभावना को उड़ा दिया। दूसरा विकल्प असंभव था।
अमीर और रईस के अलावा किसी भी बच्चे में चौथे राजकुमार को सीधे चुनौती देने की हिम्मत कहाँ होगी। वो ऐसा करने के लिए बहुत बेवकूफ होगा, बहादुर नहीं। दो संभावनाओं को समाप्त करने के बाद केवल एक ही संभावना बची थी कि ये व्यक्ति महादेव प्रताप सिंह से संबंध था और चौथे राजकुमार को परेशान करने के लिए यहाँ था। चौथा राजकुमार भूदेव सिंह को भी ऐसा ही लग रहा था। भूदेव सिंह की बर्फ ठंडी आंखें कुछ समय के लिए महादेव प्रताप सिंह के कमरे की ओर गई। अचानक से शिरीन के दिमाग में एक विचार आया। नहीं, एक चौथी संभावना भी थी। उसने खुद से कहा, शायद कोई महादेव प्रताप सिंह और भूदेव सिंह को आपस में लड़ाने की साजिशें रच रहा हो और चाहता हो कि इस लड़ाई से राजकुमारों का नुकसान और उसका फायदा हो। जब वो अभी भी विचार में थी तो बच्चे ने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी दिशा की ओर देखा। जब उनकी नजरें मिली तो वो मुस्कुराया। शिरीन को अजीब लगा। हालांकि बच्चा सुंदर था, मगर वो सबसे आकर्षक व्यक्ति नहीं था जिसका उसने सामना किया था। भूदेव सिंह, रमाकांत राव और यहाँ तक कि भीम सिंह जैसे कई अन्य लोग भी थे जो उससे अधिक आकर्षक थे। बहरहाल उसकी मुस्कान एक खिले हुए फूल की तरह महसूस हुई जो किसी भी व्यक्ति के दिल को हरा सकती थी। आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 13वां भाग है, पौराणिक वस्तु। सौभाग्य से बच्चे ने न केवल शिरीन को देखा बल्कि उसके अलावा उसने दूसरी मंजिल पर बैठे सभी मेहमानों को अपनी आंखों के माध्यम से जांचना शुरू कर दिया। अब वो दोबारा आराम से नीचे बैठ गया और अगली जड़ी बूटी की नीलामी की प्रतीक्षा करने लगा। अंत में ताकत बढ़ाने वाली संजीवनी बूटी जो शिरीन प्राप्त करना चाहती थी, नीलामी के लिए लाई जा चुकी थी। अन्य जड़ी बूटियों की तरह ही इसे भी कांच के एक डब्बे में रखा गया था। कांच का ये डब्बा काफी उत्कृष्ट था। उस पर काफी सुंदर नक्काशी की गई थी और उस डब्बे के अंदर एक नीले रंग की जड़ी बूटी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। ये जड़ी बूटी अत्यंत दुर्लभ थी, इसीलिए बोली का शुरुआती मूल्य सोने की 50,000 मोहरें तय किया गया था। क्योंकि भूदेव सिंह इस जड़ी बूटी को जीतने के लिए दृढ़ थे, इसीलिए उन्होंने बोली को 1 लाख तक बढ़ा दिया। भले ही बच्चे ने आमतौर पर अन्य जड़ी बूटियों के लिए बोली की कीमत में 10,000 मोहरें बढ़ाई थी, लेकिन उसने इस बार अपना मन बदल दिया था। जैसे ही भूदेव सिंह ने अपनी बोली पूरी की, उस बच्चे ने धीरे से कहा, सोने की 1 मोहर और जोड़ दीजिएगा। भूदेव सिंह अपने दांतों को दबाते हुए कहने लगे, 1,50,000। युवा बच्चे ने एक बार फिर से मोहर बढ़ाते हुए कहा, 1,50,000 1, 2 लाख। भूदेव सिंह ने बोली को आगे बढ़ाते हुए कहा और बोली में 50,000 मोहरें और जोड़ दी। 2 लाख 1, बच्चे ने कहा। उसकी आवाज अभी भी विनम्र थी। 2,50,000। भूदेव सिंह फिर से बोले। 2,50,000 1, बच्चे ने फिर से कहा। यह बोली अब पूरी तरह से भूदेव सिंह और उस बच्चे के बीच का मुकाबला बन चुकी थी। भूदेव सिंह ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली क्योंकि उन्हें उस बच्चे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर उनकी आंखों की रोशनी खून कर पाती तो अब तक उस बच्चे का 800 बार खून हो चुका होता। संत जी जो अपने कक्ष में बैठे हुए थे, वो भी अब अपने होठों को काटने लगे थे। भूदेव सिंह की आंखें चमक उठी और उन्होंने शांति से अपनी बोली जारी रखी। बच्चा जानता था कि भूदेव सिंह इस जड़ी बूटी को बहुत चाहता था, तभी वो बिना पलक झपकाए बोली लगाता जा रहा था। वो दोनों बोली लगाते जा रहे थे, इसी कारणवश जड़ी बूटी की कीमत 8 लाख हो गई थी। ये पागलपन है, इतनी ज्यादा कीमत, मगर क्यों? शिरीन ने अपने मन में सोचा। हालांकि उपस्थित अतिथि अमीर और ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन वो पहली बार इस तरह की गहन बोली प्रतियोगिता को देख रहे थे। इसीलिए भवन पूरी तरह से शांत था और इतना ज्यादा शांत था कि परिंदे भी वहां पर पर मारने से पहले 1000 बार सोचे। 8 लाख 1। वो बच्चा अपने आप को एक छोटा मुड़ा हुआ पंखा झूल रहा था। उसने दूसरी मंजिल पर बैठे भूदेव सिंह को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वो उसे फिर से बोली लगाने के लिए ताना मार रहा था। अप्रत्याशित रूप से भूदेव सिंह ने मुस्कुराते हुए उसे वापस देखा। वो फिर बैठ गया और उदासीनता से कहा, जब आप इस जड़ी बूटी के लिए इतना तिलमिला रहे हैं, तब मैं आपके साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। ये जड़ी बूटी अब आपकी है, आप इसे रख सकते हैं। बच्चा शांत हो गया, दूसरे भी शांत हो गए। उनमें से कई लोग जिनके भूदेव सिंह के साथ अच्छे रिश्ते थे,
उन्हें भी पता था कि भूदेव सिंह जानबूझकर आज सिर्फ संजीवनी बूटी को हथियाने के लिए आया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से हार मान लेगा। जैसा कि अन्य लोग काफी समय से देख रहे थे, उन्हें लगा बच्चा केवल जानबूझकर भूदेव सिंह को परेशान कर रहा था और उसने संजीवनी बूटी के लिए बोली जीतने का इरादा नहीं किया था। भूदेव सिंह नीलामी बोली से अचानक हट चुके थे। इस कारणवश वो बच्चा काफी परेशानियों का सामना कर रहा था। 8 लाख सोने की मोहरें उच्च वर्ग के किसी अधिकारी की जीवन भर की अर्जित आय थी। बच्चा पलक झपकने के पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और दूसरी मंजिल पर भूदेव सिंह की ओर देखा और कहा, चौथे राजकुमार, क्या आप सुनिश्चित हैं कि अब आप और बोली लगाना नहीं चाहते? ये जड़ी बूटी बहुत खास है और निश्चित रूप से इसकी वर्तमान कीमत के लिए सबसे पर्याप्त है। मुझे यकीन है अगर आप इसे नहीं खरीदते हैं तो आपको काफी पछतावा होगा। आप बोली को थोड़ा और क्यों नहीं बढ़ाते? भले ही सिर्फ एक सोने की मोहर बढ़ा दीजिए, फिर मैं आपके खिलाफ बोली लगाना बंद कर दूंगा। भूदेव सिंह उसकी ये बातें सुनकर काफी उत्साहित हो गया। आखिरकार वो बच्चा उसके सैकड़ों हजार सोने की मोहरें खर्च कर देने का कारण बना था और अब आखिरकार भूदेव सिंह के पास उससे बदला लेने का बहुत अच्छा मौका था। एक सच्चा सज्जन कभी भी दूसरों की चीजें नहीं छीनता, खासकर वो चीज जिसे दूसरों को काफी प्यार होता है। क्योंकि आप इसे इतना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ अब और कोई बोली की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। भूदेव सिंह ने एक सुरुचिपूर्ण टिप्पणी की। क्या आप सच कह रहे हैं? बच्चे ने दोबारा सवाल किया। बच्चे ने चिंतित होकर उत्तर दिया, ठीक है, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है, मैं ये जड़ी बूटी रख लूंगा। जब हथौड़े की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी तो बच्चे ने मोहरों से भरी एक थैली निकाली और नीलामी कर्ता को सौंप दी। फिर उसने उस थैली के ऊपर सोने की एक मोहर और जोड़ दी। अन्य बोली लगाने वाले उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी तरह का मजाक कर रहा हो, क्योंकि उसने सिर्फ एक जड़ी बूटी खरीदने के लिए 8 लाख सोने की मोहरें खर्च कर दी थी, जबकि वो जड़ी बूटी केवल 50,000 के मूल्य की थी। बच्चे ने अपनी हथेली में कांच का डब्बा रखा और उसे देखते हुए आह भरी। फिर उसने दूसरी बार उस जड़ी बूटी पर ध्यान दिया और फिर से आह भरी। जब भूदेव सिंह ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उन्होंने विशेष रूप से उत्साहित होकर और जानबूझकर उस बच्चे से पूछा, मेरे भाई, जब आप इसे इतना चाहते हैं तो आप अभी भी क्यों इतने दुखी लग रहे हैं? बच्चे ने दूसरी मंजिल पर बैठे भूदेव सिंह को देखने के लिए अपना सर उठाया और फिर पूछा, मेरे चौथे राजकुमार, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस जड़ी बूटी को नहीं खरीदना चाहते? वो अभी भी इस जड़ी बूटी को भूदेव सिंह को बेचना चाहता था, तभी तो वो अभी भी उनसे ऐसे सवाल किए जा रहा था। भूदेव सिंह ने एक लंबी आह भरी और उत्साहित महसूस करते हुए जवाब दिया, नहीं, क्या आप निश्चित हैं कि आप आज मुझसे इसे खरीदने का अनुरोध नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? हाँ, मैं जड़ी बूटी नहीं चाहता, अभी आपकी है और आप इसे संभाल कर रख लीजिए। भूदेव सिंह ने तुरंत उत्तर दिया, तो ठीक है। बच्चे ने आखिरकार हार मान ली। उसने धीरे से डब्बा खोला, ध्यान से अंदर देखा और अचानक से हंसने लगा और बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सबसे बढ़िया मानक वाली संजीवनी बूटी खरीदने में सक्षम हो गया, और वो भी केवल 8 लाख सोने की मोहरों के लिए। ये 3000 साल से अधिक आयु की है। हाँ बिल्कुल, ये पक्का 3000 साल से अधिक आयु वाली जड़ी बूटी है। उसकी बातों से हर कोई दंग रह गया। भूदेव सिंह ने वो चाय का प्याला गिरा दिया जिसे उन्होंने मेज पर रखा हुआ था। वो चिल्लाए, क्या सच में? एक संजीवनी बूटी जो 10 साल पुरानी हो, उसे प्राप्त करना ही काफी मुश्किल था, और एक 10 वर्ष पुरानी जड़ी बूटी की लागत 50,000 थी। ऐसी ही जड़ी बूटी को आमतौर पर नीलामी के लिए लाया जाता था। 3000 साल पुरानी संजीवनी बूटी तो एक पौराणिक वस्तु मानी जाती थी। इसे अनमोल माना जाता था, इसीलिए 8 लाख की कीमत भी इसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पूरा भवन उत्तेजित हो चुका था। भूदेव सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, मगर फिर वो अचानक से हंसा और कहने लगा, ये सरासर झूठ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पृथ्वी पर 3000 साल पुरानी जड़ी बूटी कैसे हो सकती है? ये शायद सिर्फ 10 साल पुरानी है। बच्चे ने इत्मीनान से उत्तर दिया, मैंने आपको मुझ पर विश्वास करने के लिए नहीं कहा है। और धीरे से उसने अपनी आस्तीन में वो डब्बा डाल दिया। छोटे भाई, क्या आप कृपया मुझे इसे देखने दे सकते हैं? संत जी दूसरी मंजिल से नीचे उतरे और बच्चे के सामने खड़े हो गए। संत को अपने घमंड के ले जाना जाता था और वो लगभग सभी को छोटी नजरों से देखा करता था। यहाँ तक कि चौथे राजकुमार भूदेव सिंह भी उनका सम्मान करते थे।
बाकियों के लिए ये एक सम्मान की बात होती थी अगर वो सिर्फ एक पल के लिए भी उनसे बात कर सके। संत अपनी लहराती हुई पोशाक में वहां खड़े थे। हालांकि वो उसे देखने के लिए निवेदन कर रहे थे, लेकिन वो निवेदन कम और हुक्म ज्यादा लग रहा था। वैसे भी वो उसके द्वारा स्वीकार होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उस बच्चे ने उन्हें अस्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उसने उन्हें एक सौदा पेश किया और कहा, निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए आपको 10,000 सोने की मोहरें खर्च करनी होंगी। संत चौंक गया और बोला, क्या? अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मुझे 10,000 सोने की मोहरों का भुगतान करें। बच्चे ने फिर से और अधिक तीव्र आवाज में कहा। संत हैरान था। उसने पूछा, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं मौर्य कबीले का संत श्री जयराम मौर्य हूँ। संत ने उसे अपना परिचय दिया। तब तो फिर 20,000। बच्चे ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी कीमत बढ़ा दी। संत गुस्से में, आप मुझसे? बच्चे ने उन्हें बीच में टोका और कहा, 30,000। आपने मुझे इतनी महंगी कीमत देने की हिम्मत कैसे की? 40,000। बच्चे ने इत्मीनान से कहा, संत, मैं आपसे कोई भी कीमत वसूल कर सकता हूँ, क्योंकि ये संजीवनी बूटी मेरे पास है और मैं किसी भी कम दाम को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आप अनिच्छुक हैं तो मैं आपको भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। आप नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं। ओह, अब आपने मुझसे इतनी बातें कर ली हैं तो कीमत अब 80,000 हो गई है। अगर मुझे अब भी कुछ बोलना पड़े तो उसके लिए आपको 90,000 देने पड़ेंगे। क्या आप वाकई से देखना चाहते हैं?